हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपान सिसा के आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी जो कर दिया गया है, इसके रिगार्डिंग ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, ये आपकी ज्ञान बिंदु के 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है। इसमें टोटल 25 प्रीवियस ईयर सेटों का संकलन था, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको विस्तार पूर्वक से। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा ज्ञान बिंदु 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक के नाम से। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भाग 8 है, क्योंकि इसमें 18 स्टडी नोट्स दिए गए समान अध्ययन के। तो इसमें आज हम सब देखेंगे भाग 8 1 से 7 तक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। सभी वीडियो है ना, आपको एक ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा ज्ञान बिंदु 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक के नाम से। जो प्लेलिस्ट है उसी में सारे क्लास आपके अवेलेबल है। 25 सेट की 25 क्लास वो मैं करवा चुका हूँ। ये आपका अध्ययन स्टडी नोट्स चल रही है। 18 भाग है, 18 का 18 भाग कवर होगी, बहुत जल्द ही कवर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इतिहास का पहला टॉपिक है आपका प्राचीन भारत के ग्रंथ और उनके लेखक के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं आपको पीडीएफ एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, आप क्यों में बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने पॉइंट्स अब सारे दिए गए हैं। देखिए एक बार आप देखिए विज्ञान का भी दिया हुआ है। देखिए प्रभाव, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, उनके प्रकार, मानव रोग, तत्वों संबंधी उनकी जानकारी। देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। कितने नोट्स दिए गए, छोटे छोटे नोट्स, जो कि हर बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कितने हैं, टोटल 16 पेज के हैं ये, और 16 पेज हम सब कवर करेंगे। लगभग मैं क्लास अप्रॉक्सीमेटली मेरे अंदाजे से अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लगभग 1.5 घंटे की तो क्लास होने वाली है। चलिए इतिहास शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के ग्रंथ और उनके लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। रामायण के लेखक वाल्मीकि। महाभारत के वेद व्यास। अष्टसाहित्रिका सूत्र, प्रज्ञा परिमिता सूत्र शास्त्र, माध्यमिका सूत्र, इसके लेखक कौन थे? नागार्जुन। बुधचरित, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रलंकार, व्रजसूची, सोदरानंद, सर्धोपाद, इस सब के लेखक कौन थे? दासघोष थे। मुद्रा राक्षस, देवी के चंद्रगुप्त, इसके थे विशाखदत्त। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, इसके लेखक थे आपको कालिदास। स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञायोगम, धारयानन, इसके थे भास। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इसके थे हर्षवर्धन। हर्षचरित कादम्बरी के लेखक थे आपके बाणभट्ट। विक्रमादेव चरित के लेखक थे आपका विल्हन। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबदाय। रासरंगिणी के लेखक थे कलहन। चोर पंचाशिका के लेखक थे विल्हन। रसमाला कीर्ति कौमुदी के लेखक थे सोमेश्वर। कर्पू मंजरी के राजशेखर। इंडिका के लेखक थे आपको मेगास्थनीज। चरक संहिता के लेखक थे चरक। और उसके बाद सुसूत्र संहिता के लेखक थे सुसूत्र। संहिता के लेखक थे सुसूत्र। मृक्ष काटिकम के लेखक थे शूद्रक। संगीत रत्नाकर के लेखक थे सारंगदेव। संगीत रत्नाकर के थे आपको सारंगदेव। मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। किराता जुड़नियम के लेखक है भारवी। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। न्यायभाष्य और कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। काव्य दर्शन 10 कुमार चरित के लेखक है दंडी। वासव दत्ता के लेखक है सुबंधु। सूर्य सिद्धांत के लेखक है आर्यभट्ट। बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, लघु जातक के लेखक है बारामिहिर। गीता गोविंद के लेखक है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। इधर भी आपका नाम दिया गया है। अनर्थ राघव के लेखक है मुरारी। आयुर्वेद सर्वस्व, राजमार्तंडव, व्यवहार, समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतरु, राजमृगिका के लेखक है राजा भोज। भोज प्रबंध के लेखक है बल्लाल। शिशुपाल वध के लेखक है माघ। नेसिधीय चरितम के लेखक है श्रीहर्ष। मालती माधव महावीर चरित, उत्तर रामचरित के लेखक है भवभूति। साहित्य दर्पण के लेखक है कविराज विश्वनाथ।
साहित्य दर्पण के लेखक। धवन्यालोक और प्रमोद चंद के लेखक है आनंदवर्धन। व्यक्ति विवेक के लेखक है महिम भट्ट। काव्यदर्श के लेखक है मम्मट। वेणु संहार के लेखक है भट्ट नारायण। प्रमाण मीमांस के लेखक है हेमचंद्र। और बृहद कथा मंजरी के लेखक है क्षमेंद्र। कांतंत्र व्याकरण के लेखक है सर्ववर्मन। उसके बाद है आपका अष्टांग संग्रह सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। माधव निनांद के लेखक है माधवकर। निघंटू के लेखक है याक्स। रस रत्नाकर के लेखक है आपका नागार्जुन। तत्व कौमुदी, तत्व सारदी, न्यायवर्तिका, न्याय सूत्रधारा, न्याय कनिका, योग सार संग्रह के लेखक है वाचस्पति मिश्र। योगवर्तिका, योग सार समग्र के लेखक है विज्ञान भिक्षु। तिलक मंजरी के लेखक है घनपाल। कूटनीमतम के लेखक है दामोदर गुप्त। तत्वशुद्धि के लेखक है आपका उदयन। न्याय मंजरी के लेखक है जयंत। न्याय तत्व और योग रहस्य के लेखक है नाथ मुनि। उसके बाद है आपका गीता संग्रह, महापुरुष निर्णय, सिद्धत्रय, अगम प्रामाण्य के लेखक है यामुनाचार्य। धूर्त व्यायाम, समरादित्य कथा के लेखक है हरिभद्र। कुवलय माला के लेखक है उद्योतन सूरी। अजित शांति तत्व, नंदी सेन। गाथा सप्तशती के लेखक है हाल। बृहत कथा के लेखक है गुणाढ़। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की अगर बात करें, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की। युद्ध वर्ष पक्ष परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुई थी गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और विजय, इसमें मतलब इसका विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजय हुए इसमें। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में, इसमें क्या हुआ था, गौरी विजय हुआ। अब आते हैं समकालीन सिक्के की बात करते हैं। समकालीन सिक्के की, मोहम्मद गौरी शासक सिक्का धातु। मोहम्मद गौरी के समय में आपको दिल्ली नाम का सिक्का चलता था जो कि सोना चांदी मिश्रित धातु से बने होते थे। इल्तुतमिश के समय में टंका सिक्के का नाम था जो चांदी का था। टंका चांदी का, जीतल जो कि तांबा का था। चांदी तांबा प्लस चांदी का बना होता था। बलबन के समय में ये मासा बोला जाता था, सिक्का को मासा, और उस समय जो बने होते थे धातु चांदी के बने होते थे। मुबारक शाह खिलजी के समय में जो सिक्का चलता था टका ए एलाई, और वो जो बने होते थे आपको सोना के बने होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सिक्का चलते थी ससनगनी अदली, और इसमें जो धातु आपको थे कौन कौन से धातु, चांदी और कांसा के बने होते थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में अद्धा एवं बिक, बहुत बार पूछा गया है गद्दा एवं बिक क्या था, एक प्रकार का सिक्का जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय में चला गया था, जो कि तांबा और चांदी का बना होता था, दोनों मिश्रण का। सल्तनत कालीन साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य और लेखक की बात करते हैं तो प्रसिद्ध आपको एक है आपका हसरतनामा लिखा गया जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। रहला लिखा गया इब्न बतूता के द्वारा। जफरनामा लिखा गया मौलाना इज़्मी शर्फ अलादीन के द्वारा। सियासतनामा लिखा गया निजाम उल मुल्क तुसी के द्वारा। विजयनगर में विदेशी यात्री, शासक विदेशी यात्री और काल। देवराय प्रथम जो कि कहा गया था तो इटली यात्री निकोलो कॉन्टी। देवराय प्रथम के समय में एक आया था विदेशी यात्री जो कि इटली का था, निकोलो कॉन्टी, जो कि 1420 में आया था। देवराय द्वितीय के समय में आया था फारसी राजदूत अबू रजाक जो कि फारसी का था, फारस का, और वो आपका आया था 1442 ईस्वी में। मल्लिका अर्जुन के समय में आया था चीनी यात्री माहुयान 1451 ईस्वी में। कृष्णदेव राय के समय में आपका आया था फादर
फादर लुई जो कि पुर्तगाली थे, डोमिंगो पायस जो कि पुर्तगाली थे, बारबोसा जो कि पुर्तगाली थे। फादर लुई पुर्तगाली जो कि 1510 में आए थे, डोमिंगो पायस जो कि पुर्तगाली थे 1515 में आए थे, बारबोसा पुर्तगाली जो कि 1515 से लेकर 1516 के बीच में आए थे। अच्युत देवराय के समय में आया था नूनिस जो कि पुर्तगाली था एक, और ये 1535 में आया था, 1535 में आया था। इसके बाद आपका एक टॉपिक विजयनगरीय कालीन मुद्रा, सिक्का और भार। वरा एक प्रकार का सिक्का था जो कि 52 ग्रेन स्वर्ण सिक्का था। नोट, इसे ही विदेशी यात्रियों ने पगोडा कहा तथा पुर्तगालियों ने हुन कहा था। प्रताप 26 ग्रेन स्वर्ण सिक्का था। प्रताप जो है 26 ग्रेन स्वर्ण सिक्का था। फनम विजयनगर कालीन ये मुद्रा है सब। फनम सब है आपको 5.5 ग्रेन स्वर्ण सिक्का, 5.5 ग्रेन स्वर्ण सिक्का। तार चांदी का छोटा सिक्का, फनम का 1/6। आप ये याद रखिए कि बड़ा हो गया, प्रताप हो गया, फनम हो गया, तार हो गया। बड़ा, प्रताप, फनम, तार, ये चारों सिक्का जो है ना विजयनगर कालीन मुद्राएं हैं। बहमनी राज से स्वतंत्र हुए राज अगर बात करें तो राजवंश संस्थापक स्थापना वर्ष बीजापुर जो कि बहमनी राज से स्वतंत्र हुआ था। ये आदिल शाह उस समय, मतलब आदिल शाह के वंश में। इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी आदिल शाही वंश की। उसके बाद आते हैं आप कहाँ, देखिए और भी है अहमदनगर। ये पहला है ना, ये आपको लिखा गया है, देखिए क्या है अहमदनगर। ये राज्य है, वंश है, संस्थापक है, स्थापना वर्ष है। अहमदनगर राज्य की बात करते हैं तो अहमदनगर राज्य के प्रसिद्ध राजा थे आपको थे निज़ाम शाही, और इसके जो संस्थापक थे मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। ठीक है, 1490 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है बसर राज के संस्थापक थे। बसर राज के प्रसिद्ध राजा थे, किस वंश के थे तो इमाद शाही वंश के थे। इमाद शाही या पर संस्थापक ही बोल सकते हैं आप, मतलब प्रसिद्ध इमाद शाही वंश के थे बसर राज। और इसके जो संस्थापक थे फतेहत उल्लाह इमाद शाह, इसके संस्थापक थे 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा वंश के जो गोलकुंडा मतलब वहाँ पे किस वंश का शासक था, कुतुब शाही वंश का शासक था। और इसके जो प्रमुख शासक थे संस्थापक कुली कुतुब शाह था। 1512 ईस्वी में स्थापना किया गया था। बीदर राज का जो मतलब बीदर राज में किस वंश का शासक था, बरीद शाही वंश का। अमीर अली वरी इसके संस्थापक थे। 1529 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। प्रमुख सूफी सिलसिला एवं उनके संस्थापक की अगर बात की जाए तो सिलसिला और संस्थापक चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सहरावर्दी सिलसिला के थे शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। नोट, भारत में इस मिलमिला का सबूत संचालन का श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारिया को जाता है। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक थे शेख बहरुद्दीन सफरुद्दीन याहिया मनेरी ने इसे लोकप्रिय बनाया था। सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल सत्तार इसके संस्थापक थे। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादरी जिलानी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गोश। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्ला। महदवी सिलसिला सैयद मोहम्मद महदवी। रोशनिया सिलसिला मियाँ वाजिद अंसारी। कलंदरी सिलसिला नजमुद्दीन कलंदर जो कि भारत के थे। मदारी सिलसिला शेख बहरुद्दीन शाह मदार। नोट, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला अन्य स्रोतों में ख्वाजा बहादुर नक्शबंद ने की थी, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का काम ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। दूसरा, फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है जो विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई थी।
प्रमुख प्रवर्तक उनके मत, प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके मत की अगर बात करें, प्रवर्तक और मत की अगर बात कर रहे हैं तो गुरु शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, मैं भी लेके रख लेता हूँ। देखिए गुरु शंकराचार्य जो प्रमुख उनका मत था अद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य विशिष्टता अद्वैतवाद का दिए थे। निम्बकाचार्य द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे, शुद्धाद्वैतवाद का। माधवाचार्य द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे, माधवाचार्य। भास्कराचार्य ये भेदवाद सिद्धांत दिए थे। चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदवाद का सिद्धांत दिए थे। श्रीकंठ दिए थे शैव विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की अगर बात करें, ये रिपीटेड मतलब है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ स्टडी नोट्स में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम लड़ाई होता है और इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, जिसमें क्या हुआ था, बाबर विजय हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ राणा सागा और बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर विजय होता है। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय और बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर विजय होता है। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर विजय होता है। मुगल अफगान युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। 1531 में आपको कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर युद्ध 1531 में हुमायूं एवं प्रताप रुद्रदेव के बीच में, और ये एक संधि के तहत खत्म होती है। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था। दोहरिया का युद्ध हुमायूं एवं मोहम्मद लोदी के बीच में, इसमें हुमायूं विजयी होता है। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में, इसमें शेरशाह विजयी होता है। 1540 में कन्नौज बिलीग्राम का युद्ध होता है। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच में, इसमें शेरशाह विजयी होता है। इसके बाद आता है 1555 में होता है सरहिंद का युद्ध। बहुत बार पूछा गया सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं के तरफ से बैरम खां एवं सिकंदर सुर के बीच में हुआ था। हुमायूं, इसमें बैरम खां क्या होता है, विजयी हो जाता है। 1555 मच्छेवाड़ा की होता है। 1555 में हुमायूं एवं अफगान के बीच में, इसमें हुमायूं विजय हो जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका शेरशाह के प्रमुख युद्ध की बात करें तो 1541 इसमें गखरों का युद्ध होता है। 1541 में 1542 में मालवा पर आक्रमण करते हैं, मालवा पे आक्रमण 1542 में। 1543 में रायसीन पे आक्रमण 1543 में। 1544 में मालदेव मारवाड़ के विरुद्ध आक्रमण। 1545 में कालिंजर अभियान होता है शेरशाह के द्वारा। शेरशाह का प्रशासन की अगर बात करें, शेरशाह के प्रशासन का पद और कार्य, दीवान ए वजारत दिया गया था आय व्यय प्रबंधक को। दीवान ए आरिज का मतलब था सेना का प्रबंधक। दीवान ए रसालत या मोहतसिब ये विदेशी मंत्रालय था। दीवान ए इंसा शाही घोषणा पत्र संदेशों का रिकॉर्ड करता था। दीवान ए काजी मुख्य न्यायाधीश। दीवान ए बरीद गुप्तचर व्यवस्था। अकबर के सैन्य अभियान की अगर बात करते हैं, अकबर के सैन्य अभियान की, तो अकबर के सैन्य अभियान के बीच में वर्ष, शासक, प्रदेश और मुगल सेनापति। अब बात करते हैं आपकी इसके पॉइंट की। 1561 में बाज बहादुर के शासक में मालवा अकबर का सेना अभ्यास। 1561 में शासक थे आपका बाज बहादुर, कहाँ के, तो मालवा के। इसे मुगल सेनापति कौन था, तो आदम खां और पीर मोहम्मद अकबर का सेना अभियान था उस समय, मतलब किए थे ये 1561 में। 1562 में किए थे अफगानी शासक यानी चुनार प्रदेश की ओर, और इसमें मुगल सेनापति उस समय कौन थे, तो अब्दुल्ला खां थे। 1562 में भारमल किस प्रदेश में, तो आमेर प्रदेश में। और मुगल सेनापति इसमें कौन थे, तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की मुगल सेनापति। एक तरह से मान सकते हैं आपका युद्ध ये किए थे। 1562 में जयमल के विरुद्ध हुआ था, ये कहाँ पे, तो मेरता प्रदेश में। और उस समय मुगल के सेनापति कौन थे, तो सरफुद्दीन थे। 1564 में वीर नारायण दुर्गावती शासक थे आपके गोंडवाना की, और इस समय जो मुगल सेनापति थे आसफ खां, कौन थे, आसफ खां थे।
1568 में उदय सिंह के विरुद्ध हुआ था। उदय सिंह के विरुद्ध मेवाड़ प्रदेश के मेवाड़ प्रदेश में, और इस समय मुगल के सेनापति स्वयं अकबर ही कर रहे थे। 1569 में सूरज नहारा शासक के विरुद्ध हुआ उनका रणथंभौर प्रदेश में, भगवान दास एवं अकबर के बीच में 1569 रामचंद्र शासक के विरुद्ध हुआ था उनका। और कालिंजर प्रदेश में, कालिंजर में मजनू खां काकसा उनके सेनापति थे उस समय। 1570 में एक अभियान हुआ, रावचंद्र सेन के विरुद्ध, ये जो कि मारवाड़ के शासक थे, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली उन्होंने, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। 1570 में रावल हरि राय शासक थे, कहाँ के? तो जैसलमेर के स्वेच्छा से अधीनता भी स्वीकार कर लिया। ठीक है। 1570 में कल्याणमल जो कि बीकानेर प्रदेश के क्या थे? शासक थे, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिए। 1571 मुजफ्फर शाह तृतीय जो कि गुजरात के थे, ये अकबर उस समय सेनापति थे, मतलब खुद कर रहे थे नेतृत्व। 1574 से लेकर 1576 में दाऊद खां, बिहार एवं बंगाल, ये मुनीम खां मतलब क्या थे? सेनापति थे मुगल के। 1576 में राणा प्रताप शासक थे, कहाँ के? तो हल्दी घाटी के। मानसिंह और एवं आसफ खां के विरुद्ध ये हुआ था। और 1581 में हकीम मिर्जा जो कि काबुल के थे मतलब शासक, मानसिंह एवं अकबर के बीच में हुआ था। 1586 मतलब मानसिंह एवं अकबर ये क्या थे? सेनापति थे उसे, मुगल के सेनापति के विरुद्ध में, मतलब सेनापति खुद कर रहे थे। मानसिंह एवं आसफ खां यहाँ इसके थे, किसके? तो राणा प्रताप शाह मुगल सेनापति। 1591 में जानी बेग जो कि सिंध प्रांत की अबुर रहीम खाना इसके सेनापति थे। 1586 में यूसुफ खां याकूब खां जो कि कश्मीर प्रदेश के थे शासक, और भगवान दास एवं कासिम खां मुगल सेनापति थे। 1592 में निसार खां जो कि उड़ीसा के थे, मुगल सेनापति कौन थे? तो मान सिंह थे। 1595 में पन्नी अफगान शासक कहाँ के थे? तो बलूचिस्तान प्रदेश के, और मुगल सेनापति मीर मासूम। 1595 मुजफ्फर हुसैन कंधार प्रदेश इसके शासक कौन थे? तो सूबेदार शाह बेग। 1596 अली खां खानदेश इसके मतलब प्रदेश के थे, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद आते हैं 1599 में चांद बेबी जो कि दौलताबाद प्रदेश की शासिका थी। इसमें मुराद अबुर रहीम खाना, अब्दुल फजल और अकबर ये सेनापति के रूप में थे प्रमुख। 1600 में बहादुर शाह और चांद बेबी मतलब शासक थे, अहमदनगर प्रदेश में के शाहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खाना के विरुद्ध। 1601 में मीरन बहादुर क्या थे? शासक थे, असीरगढ़ प्रदेश के। अकबर का अंतिम अभियान था, अकबर के दरबार में नवरत्न की अगर बात करें कौन कौन थे? नवरत्न थे तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, फेजी, तानसेन, मानसिंह, अबुल रहीम खाना, मुला दो प्याजा, हकीम हुकाम। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, फेजी, तानसेन, मानसिंह, अबुल रहीम खाना, मुला दो प्याजा, हकीम हुकाम, ये सब उसके नवरत्न में शामिल थे। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात करें तो वर्ष और कार्य। 1562 में दास प्रथा का अंत किया अकबर। 1562 में हरम दल से मुक्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 में जजिया कर समाप्त। 1571 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना, राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। 1574 से लेकर 75 के बीच में दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। 1574-75 1575 में इबादत खाना की स्थापना। 1575 में। 1578 में इबादत खाना से सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति। 1579 में मजहर की घोषणा। 1582 में दीन इलाही की स्थापना। दीन इलाही धर्म की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है।
1583 में इलाही संबंध की शुरुआत 83 में। 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया, राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया। महत्वपूर्ण फारसी पुस्तकें की बात करें तो पुस्तक और फारसी अनुवादक, पुस्तक फारसी अनुवादक अथर्ववेद, अथर्ववेद आपका हाजी इब्राहिम सरहिंदे व बदायूं, हाजी इब्राहिम सरहिंदी व बदायूं। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी फारसी अनुवादक थे शाह मोहम्मद शाहबादी, शाह मोहम्मद शाहबादी। तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी अबुर रहीम खाने खाना फारसी अनुवादक किए थे। अथर्ववेद के फारसी अनुवादी कौन किए थे? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी व बदायूं ने। राजतरंगिणी का कौन किए थे? तो शाह मोहम्मद शाहबादी। तुजू के बाबरी का कौन किए थे? तो ट्रांसलेट तो फारसी में अबुर रहीम खाने खाना। और लीलावती वो नल दमयंती के अनुवादक कौन थे? फैजी थे। पंचतंत्र, पंचतंत्र के अनुवादक अबुल फजल और एवं मौलाना हुसैन फैज थे। भागवत पुराण, भागवत पुराण का क्या कहते हैं? फारसी अनुवादक टोडरमल। भगवत गीता, भगवत गीता का दारा सिको। रामायण का इब्न हरकरन बदायूं ने क्या था? फारसी अनुवाद। उत्तराधिकार युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध क्रम संख्या, युद्ध और काल और परिणाम। तो बहादुरपुर की लड़ाई हुई थी पहला, आपको 24 फरवरी 1658, पहला नहीं है मतलब अब जो दिया गया है, बहादुरपुर की लड़ाई 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया था इसमें। उसके बाद घरमट की लड़ाई, घरमट की लड़ाई बहुत पूछा गया। 15 अप्रैल 1658 को, 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। जसवंत सिंह की पराजय एवं औरंगजेब विजय हुआ था, जसवंत सिंह इसमें पराजय हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई जो कि 29 मई 1658 को हुआ था, 29 मई 1658 को दारा सिकोह की पराजय एवं औरंगजेब विजय हुआ था। खाजवा की लड़ाई, खाजवा की लड़ाई 5 जनवरी 1659 को, 5 जनवरी 1659 को हुआ था। शाह शुजा पराजित होकर अराकान पहाड़ी की ओर चला गया, जहां अराकानियों ने उसकी हत्या कर दी थी। शाह शुजा पराजित होकर अराकाना पहाड़ी की ओर चला गया, जहां अराकानियों ने उसकी हत्या कर दी थी शाह शुजा की। देवराय की लड़ाई, देवराय की लड़ाई 13 मार्च 1659 ईस्वी को हुआ था। 13 मार्च 1659 को दारा सिकोह की पराजय व औरंगजेब के विरोध विजय हुआ। दारा सिकोह की पराजय व औरंगजेब की विजय हुआ था। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह, औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह आपका हुआ था कौन कौन सा देखते हैं। पहला आपका हुआ था विद्रोह, काल और नेता। जाट विद्रोह, जाट विद्रोह 1669 से लेकर 1688 के बीच हुआ था। किसके नेता कौन थे उसमें? तो गोकुल, राजराज और चूड़ामन थे। औरंगजेब के समय जो प्रमुख विद्रोह हुआ था, यानी नेता मतलब प्रमुख मानिए उसको। अफगान विद्रोह, अफगान विद्रोह 1667 से लेकर 1672 ईस्वी के बीच हुआ था, 1667 से लेकर 1672 ईस्वी के बीच में। और नेतृत्व कौन थे? तो भागू और अकमल खान है। सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ था। सतनामी अनुयायी ने इसके नेता थे या नेता। बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह 1661 से लेकर 1707, 1661 से लेकर 1707 बुंदेला विद्रोह। और नेता कौन थे? तो चंपत राय, जुझार सिंह और छत्रसाल। राजपूतों का विद्रोह 1679 से लेकर 1709 ईस्वी के बीच में दुर्गादास राठौर इसके नेता थे। सिख विद्रोह, सिख विद्रोह 1675 से मृत्यु तक चलते रहा। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह एवं मंदा बहादुर इसके नेता थे। शाहजादा अकबर द्वितीय का विद्रोह 1681 से हुआ था। शाहजादा अकबर इसके नेता थे, शाहजादा अकबर। आगे आपका मुगल कालीन सूबे, मुगल कालीन सूबे, शासक और सूबों की संख्या। अकबर के समय में सूबों की संख्या कितने थे? 15 थी। जहांगीर के समय में 17 थी, 17। शाहजहां के समय में 18 थी। औरंगजेब के समय में ये हो गया 20, ठीक है, 20 हो गया था। स्रोत एस.के. पांडे से लिया गया है, ये याद रखिएगा। अकबर में 15 था, जहांगीर में 17, शाहजहां में 18 और औरंगजेब में हो गया था 20। ये सोचा कि हम क्यों ना बढ़ा लें। मुगल कालीन साहित्य की अगर बात करें तो रचना और रचनाकार, रचना और रचनाकार की बात करें, अकबर शाही, अकबर शाही के रचनाकार थे पद्म सुंदर, पद्म सुंदर। श्रृंगार दर्पण, श्रृंगार दर्पण के लेखक थे पद्म सुंदर। भानुचंद्र चरित्रम, भानुचंद्र चरित्रम। आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय इसके लेखक थे। रस गंगाधर, रस गंगाधर। गंगाल हारी, रस गंगाधर गंगाल हारी के लेखक थे जगन्नाथ पंडित, जगन्नाथ पंडित। और हिंदी साहित्य की अगर बात करें मुगल कालीन साहित्य में हिंदी साहित्य की,
तो रामचरितमानस के लेखक थे तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक थे आपको तुलसीदास। सूरसागर के लेखक थे सूरदास। उसके बाद आते हैं आपका संस्कृत हो गया, मुगल कालीन साहित्य हो गया। इसमें जो है ना ये 1579 मजहर की घोषणा, अकबर के काल, ये तो पढ़ ही दिया था, एक बार और से पढ़ लेते हैं। 1582 में दीन इलाही का स्थापना, 83 में दीन इलाही संवत की स्थापना, 85 में राजधानी लाहौर स्थानांतरण। महत्वपूर्ण फारसी पुस्तकें आप देखते हैं। अब फारसी में यानी पुस्तक और फारसी अनुवादक, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी और बदायूं ने किया था, ये तो पढ़ चुका हूँ। राजतरंगिणी के लेखक शाह मोहम्मद साहबादी ने, तुजू के बाबरी का अब्दुल रहीम खान ने खाना, और लीलावती एवं नल दमयंती के फैजी के थे, रिकॉल हो जाएगा। पंचतंत्र अबुल फजल एवं मौलाना हुसैन फैज ने किया था पंचतंत्र का। भगवती पुराण का टोडरमल, भगवत गीता का दारा सिको, रामायण का इबन हरनकरन और बदायूं ने किया था। उत्तराधिकार के विरुद्ध ये पढ़ लिए थे, नेता पढ़ लिए थे, प्रेम वाटिका पढ़ लिए थे। हाँ, यहाँ से सूरसागर का हो गया सूरदास। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान। सुंदर श्रृंगार के लेखक सुंदर कविराय। कवित रत्नाकर के लेखक सेनापति, भारत का वर्ड संवर्त कहा जाता है, मुगल कालीन पुस्तकें की बात करें फिर पुस्तक दिया गया कानून ए हुमायूनी के लेखक थे ख्वांदमीर। तोहफा ए अकबर शाही यानी तारीख ए शेर शाही के लेखक थे अब्बास खां शेरवानी। तारीख ए शाही के लेखक थे अहमद यादगार। तारीख ए उल्फी के लेखक थे मुल्ला दाऊद। तबकात ए अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन अहमद। इकबालनामा ए जहांगीर मुतमिंद खां। शाहजनामा इनायत खां। क्या कहते हैं मुंतखब उल लुबाब के लेखक थे खवी खां। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर। नुक्स ए दिलकुश के लेखक थे भीमसन कायस्थ। पादशाहनामा के रचना मोहम्मद अमीन कजविनी, जो कि शाहजहां के शासनकाल में लिखे थे। पादशाहनामा के रचनाकार कौन थे? मोहम्मद अमीन कजविनी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें नोट दिया गया कि पादशाहनामा के रचना मोहम्मद अमीन कजविनी यानी शाहजहां के समय में 10 वर्षों का वर्णन कजविनी और आगे के 20 वर्षों का वर्णन अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया है। पादशाहनामा के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। अब एक टॉपिक है मुगल प्रांत राज्य एवं उनके संस्थापक। राज और संस्थापक। अवध के संस्थापक थे सादत खां, जो कि बुरहान उल मुल्क के मतलब समय में थे। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां जिसे कहा जाता है। रुहेलखंड के जो संस्थापक थे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां था। कर्नाटक के स्थापना सादत उल्ला खान ने किया था। भरतपुर का संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह ने। सिख का रंजीत सिंह। केरल या त्रावणकोर के मतलब संस्थापक मार्तेंड वर्मा। प्रमुख यूरोपीय कंपनी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था 1498 में। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था 1664 में। उसके बाद 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। उसके बाद एक और टॉपिक है, ये तो बीच में है तो ये इसका मतलब ऊपर पहले पढ़ना पड़ेगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंध व्यक्तित्व। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था यह। रॉल्फ फिंच कौन थे? तो मुगल भारत में आया प्रथम ब्रिटिश। कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। गेराल्ड ओंगिंगियर ये था बम्बई का वास्तविक संस्थापक।
जॉब चौर्नक कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। फ्रैंकिक्वस मार्टिन पांडिचेरी का संस्थापक था, पांडिचेरी का। फ्रांसिस डे ये मद्रास का संस्थापक था। इसके बाद आते हैं बंगाल के नवाब और कालखंड पे। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां का शासनकाल था 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। शुजाउद्दीन का शासक था 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक। सरफराज खां का था 1739 से लेकर 1740 तक। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक। सिराजुद्दौला का शासन 1756 से लेकर 1757 तक। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 के बीच में। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक। मीर जाफर 1763 से लेकर 1765 तक। निजाम उदौला 1765 से लेकर 1766 तक। सैफ उदौला 1766 से लेकर 1770 तक। मुबारक उदौला 1770 से लेकर 1775 के बीच में। आंग्ल मैसूर संघर्ष से महत्वपूर्ण संधियां। वर्ष गवर्नर जनरल प्रमुख युद्ध और संधि 1767 से लेकर 1769 के बीच में। हैरी वेराल्स्ट मतलब इस समय गवर्नर जनरल थे। हैरी वेरेलास्ट प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इनके समय में, और ये मद्रास के संधि के तहत खत्म हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के तहत खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपको 1780 से लेकर 1784 के बीच में। इस समय वारेन हेस्टिंग 1780 से लेकर 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इस समय, और ये मंगलोर की संधि के तहत खत्म हुआ था। 1790 से लेकर 92 के बीच में कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और इस समय इसकी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये खत्म होता है। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली क्या थे, तो गवर्नर क्या थे 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ये आपका गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसके शासनकाल में। मैसूर पर अंग्रेजों की विजय एवं सहायक संधि हुआ एवं टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली उसमें गवर्नर जनरल थे। आधुनिक काल में लड़े गए प्रमुख युद्ध, अब ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध वर्ष विरोधी शक्तियाँ विजेता। गिरियाक युद्ध जो कि 1740 में हुआ था, और सरफराज खां बनाम अलीवर्दी खां के बीच में। अलीवर्दी खां से क्या थे, विजेता थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में। फ्रांसीसी एल सापेल की संधि के तहत ये मतलब विजेता हुए थे ये। सेंट थॉमे जो कि 1748 में हुआ था, कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी के बीच में, और इसमें फ्रांसीसी विजय हुआ था। अम्बूर का युद्ध 1749 में हुआ था, अनावरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी के बीच में। विजेता का पता नहीं है इसमें। फ्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच में, और इसमें जो विजय हुए अंग्रेज हुए थे। शिवखेड़ा यानी सिंधखेड़ या सिंदरखेंड का युद्ध हुआ था 1757 में, बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच में। बालाजी बाजीराव इसमें क्या विजय हुए थे। बेदराक युद्ध जो कि 1759 में हुआ था, अंग्रेज बनाम डच के बीच में। अंग्रेज से विजय हुआ था। उदगीर का युद्ध 1760 में हुआ था, 1760 में। बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच में। बालाजी बाजीराव उसमें क्या थे, विजय हुए थे। बांडीवास युद्ध 1760 में हुआ था, बांडीवास 1760 में हुआ था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेज इसमें विजय हुए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा के बीच में अब्दाली साहब इसमें विजयी हुए थे। बक्सर की युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 के ईस्वी हुआ था, अंग्रेज बनाम मीर कासिम जो कि बंगाल के थे। शुजाउद्दौला अवध व शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल के थे, अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था, हैदर अली बनाम अंग्रेज के बीच में हुआ था। मीरनपुर कटरा युद्ध जो कि 1774 से हुआ था, 74 में। हाफिज रहमत खां बनाम शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें शुजाउद्दौला विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इसमें हैदर अली की विजय होती है। उसके बाद आपका अभी और भी युद्ध है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच होता है। मराठा व अंग्रेज नाना फडणवीस बनाम वारेन हेस्टिंग के बीच में अनिर्णित होता है, यानी निर्णायक नहीं साबित होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
जो कि 1780 से लेकर 84 के बीच में होता है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, और ये भी निर्णायक नहीं होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था अंग्रेज बनाम टीपू सुल्तान के बीच में, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजयी होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में होता है अंग्रेज बनाम टीपू सुल्तान के बीच में, और इसमें भी अंग्रेज जीत जाता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक होता है और अंग्रेज बनाम मराठा के बीच होता है। इसमें अंग्रेज क्या होता है, विजयी हो जाते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1814 से लेकर 16 के बीच में होता है। लॉर्ड हेस्टिंग सेनापति ऑक्टर लोनी बनाम गोरखा के बीच में होता है जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 1819 के बीच में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग बनाम मराठा के बीच में होता है, इसमें अंग्रेज विजय हो जाता है, अंग्रेज विजय होता है। पिंडारी का युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 के बीच में होता है। कर्नल सिलीमन बनाम पिंडारी लुटेरे के बीच होता है, अंग्रेजी विजय हो जाता है। किरकी युद्ध, किरकी का युद्ध 1817 में होता है। अंग्रेज बनाम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच ये युद्ध होता है, अंग्रेज इसमें विजय हो जाता है। सीताबर्डी का युद्ध जो कि 1817 में होता है, अंग्रेज बनाम भोसले अप्पाजी के बीच में ये युद्ध होता है और अंग्रेज इसमें विजय हो जाता है। अष्टी यानी अंटी का युद्ध 1818 में होता है, अंग्रेज बनाम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच ये युद्ध होता है, इसमें क्या होता है, अंग्रेज विजय हो जाता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से लेकर 1826 के बीच में होता है, अंग्रेज एवं हस्त बनाम बर्मा के बीच में ये युद्ध होता है और इसमें अंग्रेज विजय हो जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 में यह युद्ध होता है, अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड बनाम अफगान के बीच में युद्ध होता है और इसमें भी अंग्रेज विजयी हो जाता है। नियानी यानी सिंध का युद्ध, नियानी यानी सिंध का युद्ध जो कि 1843 में होता है। 1843 में अंग्रेज एलनबरो बनाम सिंधी अमीर के बीच में युद्ध होता है, इसमें भी अंग्रेज विजयी हो जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 के बीच में होता है, अंग्रेज हार्डिंग बनाम सिख के बीच में युद्ध होता है, अंग्रेज इसमें विजयी हो जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 के बीच में, अंग्रेज डलहौजी बनाम सिख के बीच में युद्ध होता है और अंग्रेज इसमें विजयी हो जाता है। चिलियांगवाला का युद्ध, चिलियांगवाला का युद्ध 1849 में होता है, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गव बनाम सिख सेनापति शेर सिंह के बीच यह युद्ध अनिर्णित होता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में होता है, डलहौजी बनाम बर्मी सेना के बीच में, इसमें अंग्रेज विजय हो जाता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1878 से लेकर 1880 ईस्वी के बीच में होता है, अंग्रेज लिटन व अफगान के बीच में युद्ध होता है और अंग्रेज इसमें विजय हो जाता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 ईस्वी में होता है, अंग्रेज डफरिन बनाम बर्मी सेना के बीच में युद्ध होता है और अंग्रेज इसमें विजय हो जाता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में होता है, अंग्रेज चेम्सफोर्ड बनाम अफगान के बीच में युद्ध होता है और इसमें भी अंग्रेज विजय हो जाता है। विज्ञान, अब विज्ञान क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। अब सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता और सबसे कम यानी घटते क्रम में, और सबसे अधिक की बात करें तो पोटेशियम का सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है आपका सोना का, याद रखिएगा। और इसके क्रियाशील का कभी पूछ, सबसे अधिक आपका होता है पोटेशियम का, सबसे कम होता है सोना का। पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सबसे कम आपका आता है सोना का। तो स्टार्टिंग का 3-4 आप याद कर सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरिक पूरा पढ़ लेते हैं, प्लेटिनम यानी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, एयू यानी सोना, सबसे कम होता है सोना का। पोटेशियम खोज हम्फ्री डेवी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क की अगर बात करें तो सोडियम, सोडियम का अयस्क कौन है, चिली साल्टपेटर, ट्रोना, बोरो, साधारण नमक। चिली साल्टपेटर का फार्मूला NaNO3, ट्रोना का Na2CO3 इंटू 2NaHCO3 इंटू 3H2O, बोरोक्स का Na2BrO7 इंटू 10H2O और साधारण नमक का NaCl। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका आता है बॉक्साइड, कोरंडम, फेल्सपार, कोरलाइट, एल्युमिनियम, एल्यूनाइट और काउलिन। बॉक्साइड जिसका फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, कोरंडम Al2O3, फेल्सपार KAlSi3O3, क्रायोलाइट इसका Na3AlF6, एल्यूनाइट K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 4AlOH3, काउलिन का हो जाएगा 3Al2O3 इंटू 6
SiO2 इंटू 2H2O। फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा AX। पोटेशियम का नाइटर और क्रानिलाइट है, नाइटर का फॉर्मूला KNO3 ये सब, और क्रानिलाइट का हो जाएगा KCl MgCl2 इंटू 6H2O। मैग्नीशियम का हो जाएगा मैग्नीसाइड, डोलेमाइट और इप्सम लवण और किसेराइड और क्रानिलाइट। मैग्नीसाइड का हो जाएगा MgCO3, डोलोमाइट का हो जाएगा MgCO3 इंटू CSO3, इप्सम लवण का हो जाएगा MgSO4 इंटू 7H2O, किसेराइड का हो जाएगा MgSO4 इंटू H2O, क्रानिलाइट का हो जाएगा KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट और कैल्साइट और जिप्सम, फ्लोरोस्पार और कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एब्सेस्टस। डोलोमाइट का हो जाएगा CaCO3 इंटू MgCO3, कैल्साइट का हो जाएगा CaCO3, जिप्सम का हो जाएगा CSO4 इंटू 2H2O, फ्लोरोस्पार का हो जाएगा CaF2, कैल्शियम मैग्नीशियम का हो जाएगा CaSiO3 MgSiO2, सिलिकेट या एब्सेस्ट का फॉर्मूला नहीं दिया गया है। स्ट्रोंशियम यानी SR का जो AX है आपका स्ट्रोंशियनाइट है और सिलेस्टाइन है। स्ट्रोंशियनाइट का हो जाएगा SrCO3, सिलेस्टाइन का हो जाएगा SrSO4। तांबा का हो जाएगा क्यूप्राइट इसका फॉर्मूला है। क्यूप्राइट का हो जाएगा Cu2O। कॉपर ग्लास का हो जाएगा Cu2S। कॉपर पायराइट का हो जाएगा CuFeS2। सिल्वर का हो जाएगा रूबी सिल्वर और पायरागैराइट और हॉर्न सिल्वर। रूबी सिल्वर का फॉर्मूला होता है 3Ag2SSB2S2। पायरागैराइट का फॉर्मूला होता है Ag3SbS3। हॉर्न सिल्वर का हो जाता है AgCl, ये याद रखिएगा हॉर्न सिल्वर का। सोना का होता है काल्वेराइट यानी AX है, और सिल्वेनाइट, ये बहुत पूछा गया है कि काल्वेराइट किसका AX है, सोना का। सिल्वेनाइट किसका AX है, सोना का। काल्वेराइट का फॉर्मूला हो जाएगा AuTe2 और सिल्वेनाइट का हो जाएगा AgAu और का होल मतलब स्क्वायर मतलब घेरा गया AgAu और Te बोलेंगे इसको इंटू Te। बेरियम का एक ही AX है बेराइट इसका फॉर्मूला होता है BaSO4। जिंक का है जिंक ब्लेड जिसका ZnS। केलेमाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, और एक है आपका पारा के एक ही है सिनेबार, पारा का AX है सिनेबार, इसका होता है फॉर्मूला HTS। टीन SN इसका एक ही KC टेराइट SnO2 होता है इसका। लेड का गेलेना का हो जाएगा PbS। एंटीमनी SB। स्टीबनाइट इसका AX है और इसका फॉर्मूला होता है Sb2S3। कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट, इसका होता है CdS। बिस्मथ का हो जाएगा बिस्मुथाइट Bi2S3। लोहा का हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्फोनाइट, सिडराइट, आयरन पाराइट, केकोपाराइट, ये सब इसका AX है लोहा का। हेमेटाइट यानी मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe2O3 इंटू Fe3O4। लिमोनाइट हो जाएगा Fe2O3 इंटू 3H2O। सिडराइट हो जाएगा FeCO3। आयरन पाराइट हो जाएगा FeS2। केकोपाराइट हो जाएगा CuFeS2। कोबाल्ट हो जाएगा स्मेल्टाइट CoAS2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। निकेल का हो जाएगा मिलेराइट का हो जाएगा NiS। क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमाइट FeOCr2O3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। मैग्नीज का इसका नाम है पायरोल्यूसाइड MnO2 और सिलोमिलियन मैग्नेटाइट इसका हो जाएगा आपको मतलब एक ही नाम है पायरोल्यूसाइड सिलोमिलियन मैग्नेटाइट। इसका जो सिलोमिलियन मैग्नेटाइट का हो जाएगा Mn2O3 इंटू 2H2O और पायरोलूसाइड हो जाएगा MnO2। यूरेनियम का जो AX है आपका कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड, ये सब याद रखिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट भी है। U3O8 इसका फॉर्मूला हो जाता है दोनों का। फास्फोरस का जो है आपका AX फ्लोरोएपेटाइट इसका जो मतलब फॉर्मूला है Ca5Pa4 का होल 3 इंटू F। और उसके बाद फास्फोरस का और भी है क्लोरोएपेटाइट Ca5PO4 का होल 3 इंटू Cl। फास्फोराइट Ca5PO4 होल 3 इंटू OH। अब नेक्स्ट टॉपिक पादप में कवक जनित रोग। पादप में रोग पौधा कवक से प्रभाव।
वाट रोग आपको पौधा में होता है सिनिक्रीटियम इंडोबायोटिकम कवक से। इससे क्या होता है कि इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू सड़ जाते हैं। इस रोग का नियंत्रण HgCl2CSO4 का भूमि पर छिड़काव कर किया जा सकता है। उत्तर भावी आलू अंगमारी रोग का अंगमारी रोग है ना, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती है और पौधा सूख जाता है। इसका उपचार कवक नाशियों का छिड़काव से होता है। टिक्का रोग जो कि मूंगफली में होता है एस्कोरोस्पोरा पर्सनेंटा के वजह से होता है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस रोग पर नियंत्रण हेतु बोर्डियोक्स मिक्सचर डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। ग्रीन ईयर रोग इन डाउनी यह बाजरा में होता है एस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला कवक के द्वारा। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। मिल्ड्यू इसका नहीं दिया गया है, मिल्ड्यू चूर्ण में बदल जाते हैं। अच्छा इसी का ही है, मिल्ड्यू भी बाजरा में ही होता है एस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला की वजह से काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीज को थिराम या एग्रिसान से संशोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए, डाइथेन M45 का। उसका इधर आपका लाल शरण जो कि गन्ना में होता है कोलेटोट्रिकम के वजह से। इस रोग के कारण गन्ने के तना एवं पत्ती में लाल धारियाँ हो जाती है। गन्ने के रस में से शराब जैसी गंध आती है। लाल शरण रोग जो कि गन्ना में होता है क्लोटोटोट्रिकस फाल्केटम के वजह से, ये कवक का नाम हो गया। किट्टू रोग जो कि गेहूं में होता है पक्सिनिया ग्रेमिनस टिट्रिके के कवक के कारण से होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियां तथा तने पे लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो दिखने में जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए कवक नाशी का छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु डॉक्टर KC मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ढीला कंठ रोग जो कि गेहूं में होता है अस्टिलागो नूडा टेट्रिके के कवक की वजह से। इस रोग के कारण गेहूं की बालियां में काली के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग के संक्रमण बीज के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए बीटावेक्स बेनलेट और कार्बिक्सिन जैसे कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहते हैं कार्बोक्सिन जैसे कवकनाशी का। इरगोट जो कि बाजरा में होता है कैल्वीसेप्स माइक्रोस्फेला की वजह से। स्मट रोग जो कि बाजरा में होता है टोलियो स्पोडियम कवक की वजह से। झुलसा जो कि अरहर में होता है, अरहर में फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरियम के कवक की वजह से। इरगोट जो कि राई के दाने में होता है, राई में। कैल्वीसेप्स परपुरिया कवक की वजह से होता है। उसका एक टॉपिक है महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ था उनके प्रकार। खनिज दैनिक मात्रा मुख्य स्रोत प्रकार। सोडियम का दैनिक मात्रा 2 से 5 ग्राम होनी चाहिए। साधारण नमक मछली मांस में मतलब इसका स्रोत है। यह सामान्य कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न तरह से। उसका सोडियम क्लोराइड के रूप में यह रहता है। सोडियम जो है क्लोराइड के रूप में अंडे तथा दूध में। और इसी के तथा कार्यों से संबंध है पेशियां का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटन संतुलन बनाए रखना। बुक वालों से लाइन खींचने में यहाँ मिस हो गया है, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था लाइन। पोटेशियम की जो मात्रा है दैनिक मात्रा वो 1 ग्राम होनी चाहिए। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है लगभग 1 ग्राम। सामान्यतः कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश का संचरण, शरीर में विद्युत अपघटन को संतुलन बनाए में रखता है। कैल्शियम लगभग 1.2 ग्राम दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुन, अन्य रागी मछली। यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों के दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर में स्पंदन में भूमिका पेशी संकुचन प्रक्रिया से संबंधित है।
फास्फोरस 1.2 ग्राम होता है। दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजे तथा गुर्दे। कैल्शियम से संबंध होकर दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लो 25 मिलीग्राम यानी बालक में और 35 मिलीग्राम आपको बालिका में होनी चाहिए। कलेजी, गुर्दे, अंड के पितक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़ इसके क्या तो स्रोत हैं, मतलब इसमें पाए जाते हैं। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक, यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन 20 ग्राम मतलब इसकी मात्रा होनी चाहिए। इसका स्रोत है मछली, समुद्री खरपतवार, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन और नमक। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गलकंड से बचने के लिए भी आवश्यक है आयोडीन। उसके बाद है आपका मैग्नीशियम ये अत्यल्प मात्रा में होना चाहिए सब्जियों में। पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया है तो कैंसर से बचाव के लिए मैग्नीशियम का होता है। जस्ता ये करता है यह काम। जस्ता वो भी अत्यंत मात्रा कम मात्रा में चाहिए। यकृत एवं मछलियों में यह होता है। इंसुलिन के कार्य के लिए चाहिए। तांबा भी बहुत ही कम मात्रा में अत्यंत मात्रा में चाहिए। मांस, मछली, यकृत एवं अनाज में होता है। हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। कोबाल्ट यह भी अत्यंत कम मात्रा में मांस, मछली एवं जल में यह स्रोत है इसका। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु यह आवश्यक है। मानव रोग की अगर बात करें तो रोग प्रभावित अंग, परजीवी, वाहक मच्छर और लक्षण। मलेरिया का प्रभावित अंग किसको करता है तो तिल्ली एवं आरबीसी को यह प्रभावित करता है। इसका परजीवी है प्लाज्मोडियम और इसका जो वाहक है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। इसका लक्षण है ठंड के साथ बुखार आना। पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है, खून निकलना। इसका जो परजीवी है एंटी अमीबा जिंजीवैलिस और यह इसका लक्षण है मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी मस्तिष्क में होता है। ट्रिपेनोसोमा परजीवी की वजह से। सीसी मक्खी इसका वाहक है। बहुत नींद के साथ बुखार आता है इसमें। पेचिस आंत को प्रभावित करता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका इसका परजीवी का नाम है। श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त इसका लक्षण है। कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। लिस्मेनिया डोनावानी इसके परजीवी हैं। बालू मक्खी इसके वाहक है और तेज बुखार इसका लक्षण है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम और लक्षण। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। टिटनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। और ये क्लोसोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका जीवाणु का नाम है। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना इसके लक्षण है। हैजा जो कि आंत को प्रभावित करता है। विब्रियो कोलेरी इसके जीवाणु के नाम है। लगातार दस्त और उल्टियां होना इसके लक्षण है। टाइफाइड जो कि आंत को प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफी इसके क्या है तो जीवाणु का नाम है। तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द एवं त्वचा पर चकत्ते इसके लक्षण है। क्षय रोग जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके जीवाणु का नाम है। बार बार खांसी के साथ साथ कफ, रक्त निकलना इसके क्या है तो लक्षण है क्षय रोग का। डिप्थीरिया क्या करता है श्वास नली को प्रभावित करता है। कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी इसके जीवाणु के नाम है। सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, हल्का बुखार एवं वजन घटना इससे क्या है तो लक्षण है। प्लेग फेफड़ा, कारब दोनों पैर के बीच ये क्या करता है प्रभावित करता है। फेफड़ा और कारब दोनों पैर के बीच जो होता है उसको प्रभावित करता है। पास्चुरेला पेस्टिस इसके क्या है तो जीवाणु के नाम है जिसके वजह से यह होता है। और इसके लक्षण क्या है तो बहुत तेज बुखार, शरीर में पड़ गिल्टियाँ आना इसके लक्षण है यानी प्लेग का। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हेमोफिलिस पर्टिसिस जीवाणु का नाम है। लगातार खांसी आना इसके मतलब इसका रीजन है। निमोनिया जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो इसका वाहक है यानी इसके जो जीवाणु है। तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन आना इसके लक्षण है। कोट तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। माइको बैक्टीरियम लेप्री इसके क्या है जीवाणु का नाम है। शरीर पर चकत्ते तंत्रिका प्रभावित होती है। गोनेरिया जो कि मूत्र मार्ग को प्रभावित करती है। नाइसीरिया गोनेडाई इसको प्रभावित मतलब इसके वाहक है यानी इसके जीवाणु का नाम है। मूत्र मार्ग में सूजन आता है इससे। सिफिलिस जो कि शिश्न को प्रभावित करता है।
और ये टेपोनमा पैलिडम जीवाणु के नाम है। और शिश्न में घाव, यह इसका लक्षण है, शिश्न में घाव आना इसके लक्षण है। वायरस के द्वारा होने वाले बीमारी यानी वायरस जनित रोग जो आपका इसमें पहला है आपका एड्स एक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC को प्रभावित करता है। इसके विषाणु का नाम है HIV। रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट होने से होता है, इसका मतलब प्रभावित, इसका लक्षण है। डेंगू ज्वर जो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख एवं जोड़ को इसको प्रभावित करता है। आर्बो वायरस इसके विषाणु का नाम है आर्बो वायरस की वजह से डेंगू ज्वर होता है। आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। पोलियो गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान में होता है। पोलियो इसके विषाणु का नाम है। ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत को कोशिकाओं नष्ट हो जाती है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर में होता है। मिक्सो वायरस ABC के वजह से यह होता है। गल, शोध, छींक, बेचैनी इसका जो लक्षण है। चेचक संपूर्ण शरीर में होता है। वेरियोला वायरस की वजह से होता है। तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने आते हैं। छोटी माता संपूर्ण शरीर में होता है। वेरिसोला वायरस की वजह से होता है। ये भी बुखार और शरीर पर पित्तिका जैसे लाल दाने आते हैं, पित्तिका जैसे, यानी छोटी माता इसको बोलते हैं इसीलिए। गलसूद, पैराथायराइड मतलब इसे प्रभावित करता है, पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ज्वर के साथ मुख खोलने में कठिनाई होता है इसका। खसरा संपूर्ण शरीर में होता है। मोबिलो वायरस की वजह से होता है। मोबिलो वायरस की वजह से शरीर पर लाल दाना इसमें आता है। टेक्रोमा आँख में होता है और इसमें आँख लाल होना, आँख में दर्द होता है टेक्रोमा की वजह से। और हिपेटाइटिस या पीलिया, ये यकृत में होता है और यकृत में होता है। इसमें पेशाब पीला, आँख व त्वचा पीला हो जाता है। उसके बाद रेबीज जो कि तंत्र को प्रभावित करता है। रेबडो वायरस की वजह से होता है। रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है कुत्ते के जैसे। मेनिंजाइटिस जो कि मस्तिष्क में होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है, इसमें तेज बुखार आता है। हर्पिस जो कि त्वचा में होता है। इसमें हर्पिस विषाणु की वजह से होता है, उसमें त्वचा में सूजन हो जाती है। कोविड-19 जो कि गला और फेफड़े में होता है। SARS कोविड-2 इसके विषाणु का नाम है। बुखार, खांसी, स्वाद एवं गंध का पता न चलना, गले में खराश, सिर दर्द, दस्त, सीने में दर्द, खुजली और दर्द, त्वचा पर चकत्ते आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बोल ना पाना, हिल डुल ना कर पाना इसके लक्षण है। बहुत ही खतरनाक कोविड-19। एक बार क्या करते हैं ना, सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। परजीवी की वजह से रोग होता है आपको मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ठीक है। और जीवाणु की वजह से जो होता है आपका टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनेरिया, सिफिलिस। और विषाणु की वजह से जो रोग होता है इसमें एड्स होता है, डेंगू ज्वर होता है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोथ, खसरा, टेक्रोमा, हिपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पिस, कोविड-19। सहसंयोजक यौगिक एवं उनकी आकृतियां, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक के ज्यामितीय आकार और बंधन कोण। कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक रेखिक, इसका बंधन कोण 180 डिग्री होता है। जल का होता है कोणीय, इसीलिए 105 डिग्री होता है। अमोनिया होता है पिरामिडीय आकार का, 109 डिग्री इसका कोण होता है। मीथेन चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय 109 डिग्री 28 मिनट इसका मतलब एंगल होता है। एथिलीन जो कि तलीय होता है, इसका ज्यामितीय आकार 120 डिग्री। एसिटिलीन एक रेखिक होता है, इसीलिए 180 डिग्री एक रेखिक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। फास्फोरस पेटाक्लोराइड त्रिकोणीय बाय पिरामिड 120 डिग्री और 90 डिग्री। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अष्टफलकीय 90 डिग्री होता है इसका। हाइड्रोजन सल्फाइड ये कोणीय होता है, ये 92 डिग्री होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये कोणीय होता है इसका और 119.5 डिग्री होता है इसका एंगल। फॉस्फिन जो कि पिरामिडीय आकार का होता है 7.5 डिग्री। प्रामोनियम आयन जो कि वर्गाकार समतलीय, इसका ज्यामितीय आकार होता है 90 डिग्री। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड चतुष्फलकीय होता है जो कि 60 डिग्री इसका एंगल होता है। अब आते हैं आवर्त की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण कम हो जाता है, याद रखिएगा, तथा अधात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में यह बढ़ जाती है। किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है तथा उसके बाद घटते घटते 0 भी हो जाती है। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रति का मान बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है।
आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युतीय ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है, घटता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड के भास्मिक गुण यानी बेसिक नेचर क्रमशः घटते जाते हैं। इसके बाद ऊपर में एक पॉइंट दिया है वर्ग की विशेषता। वर्ग की विशेषता की बात करें तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुण में वृद्धि होती है। धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, तो घटती है। इसके बाद है कि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। किसी भी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी भी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रायः घटता जाता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग से ऊपर नीचे आने पर परमाणुओं का आकार या परमाणुओं की त्रिज्या का मान बढ़ता है। तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी की बात करें तो कुल तत्व ज्ञात अभी कितने थे, 118 है। प्रकृति में प्राप्त तत्व 98। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व कितने हैं, तो 20 हैं। पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव धातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी। विद्युत का सुचालक और धातु है ग्रेफाइट। सबसे अधिक अधात वर्धनीय तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। तत्व एक्स और उनके सूत्र की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। सोडियम का संकेत Na। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, बोरेक्स, पोटेशियम क्लोराइड इसका एक्स है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O। बोरेक्स Na2BrO7 × 10H2O। पोटेशियम क्लोराइड KCl है। पोटेशियम इसका संकेत क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीसाइड और डोलोमाइट। पोटेशियम कार्बोनेट का हो जाएगा K2CO3। पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा KNO3। मैग्नीसाइड हो जाएगा MgCO3। डोलोमाइट हो जाएगा MgCO3 × CaCO3। इसके बाद आपका मैग्नीशियम का संकेत Mg। इसका जो अयस्क है कार्नोलाइट, एप्सम साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम। कार्नोलाइट KCl MgCl2 × 6H2, एप्सम साल्ट MgSO4 × 7H2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिप्सम CaSO4 × 2H2। कैल्शियम का Ca हो जाएगा संकेत। फ्लोरोस्पार इसका संकेत मतलब X का नाम है। फास्फोराइट, बॉक्साइड और क्रायोलाइट। फ्लोरोस्पार हो जाएगा CaF2, फॉस्फोराइट हो जाएगा Ca3PO4 का होल 2, बॉक्साइड हो जाएगा Al2O3 × 2H2O, क्रायोलाइट हो जाएगा Na3Alf6। एल्युमिनियम का Al हो जाएगा करोंडम नीलम, डायस्पार क्यूप्राइट, एजुराइट। करोंडम नीलम का हो जाएगा Al2O3, डायस्पार हो जाएगा Al2O3 × 2H2O, क्यूप्राइट का Cu2O, एजुराइट हो जाएगा 2CO3 × CuOH का होल 2। आई थिंक ये रिपीट तो मैं नहीं करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले दूसरा था, ये इधर था ये, ओके। उसके बाद आते हैं कॉपर पे। कॉपर का Cu होता है मेलेकाइट, कैल्कोसाइड और कैल्कोपायराइट। मेलेकाइट CuSO3 × CuOH का होल 2, कैल्कोसाइड Cu2S, कैल्कोपायराइट CuFeS2। टीन का होता है SN, केसीटेराइट और गेलेना, केसीटेराइट SnO2, गेलेना PbS। सीसा का होता है Pb और सिरुसाइट PbSCO3 और नेटिव सिल्वराइज Ag होता है। सिल्वर का होता है Ag,
अर्जेनेटाइट Ag2S होता है, जिंक बोरेट का होता है ZnS। जिंक का होता है आपका जिंक संकेत, और कैलामिन और जिंकाइड इसके एक्स का नाम है, कैलामिन ZnOCO3, जिंकाइड ZnO। मरकरी का होता है Ag संकेत, सिनेबार और पायरोलूसाइड इसका मतलब एक्स है, सिनेबार का AgS और पायरोलूसाइड हो जाएगा MnO2। मैग्नीज का होता है Mn, और इसका होता है मैग्नाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट हो जाएगा Mn2O3 H2O, हेमेटाइट हो जाएगा Fe2O3 और मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4। लोहा का Fe, सीडेराइट और आयरन पायराइट्स, कैल्कोपायराइट्स और हैवी एस्पारिया। सीडेराइट हो जाएगा FeCO3, आयरन पायराइट्स हो जाएगा FeS2, कैल्कोपायराइट्स हो जाएगा CuFeS2, हैवी एस्पारिया हो जाएगा BaSO4। उसके बाद हो जाएगा बेरियम का Ba, बेराइट्स विद राइट्स BaCO3, कैडमियम CD गिरेनोकाइड, ये CDS हो जाएगा, क्रोमियम Cr, क्रोमाइड FeOCr2O3 हो जाएगा, आर्सेनिक AS, इसका हो जाएगा आर्सेनिकल पायराइट्स FeASSS, कोबाल्ट CO, कोबाल्टाइट इसका एक्स का नाम है COSSS। इसके बाद निकिल का हो जाएगा निकिल ग्लांस NiASS, एंटीमनी SB का हो जाएगा एस्टिबनाइट SB2S3, एस्ट्रोनशियम का हो जाएगा SR, एस्ट्रोनसिनाइट हो जाएगा SrCO3, इसका एक मतलब फॉर्मूला हो जाएगा। सोना का एक्स हो जाएगा केल्वेराइड और सिल्वेनाइट्रस, और इसके जो संकेत है AU। केल्वेराइट हो जाएगा AuTO2 और सिल्वेनाइटस का हो जाएगा AgAu का होल 2 × TU2। सभी एक्स खनिज होते हैं, याद रखिएगा, लेकिन सभी खनिज एक्स नहीं होते हैं। ऑल ऑर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑर्स। प्रमुख कांच, उनके संगठन एवं उपयोग की बात करें। सोडा कांच का संगठन सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वो सिलिका है, और उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग में बर्तन के उपयोग में किया जाता है, बर्तन बनाने में। फ्लिंट कांच का संगठक है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड वो सिलिका। विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंस बनाने में होता है। क्रूक्स कांच सीरियस ऑक्साइड वो सिलिका इसके संगठन है, धूप चश्मे के लेंस में इसका प्रयोग होता है। पोटाश कांच, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वो सिलिका जो इसके संगठन है। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रयोगशाला उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच, बेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट के उपयोग में किया जाता है। प्रयोगशाला उपकरण व फार्मास्यूटिकल पात्र में इसका उपयोग किया जाता है। क्राउन कांच पोटेशियम ऑक्साइड व बेरियम ऑक्साइड व सिलिका इसके संगठन है। चश्मे के लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है शीशा क्रिस्टल कांच यानी लेड क्रिस्टल ग्लासेस, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड वो सिलिका इसके संगठन है। मागे कांच पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रंग देने वाले पदार्थ कांच का रंग, बहुत बार पूछा जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग का होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड ये क्या होता है, हरा रंग का होता है। सिलेनियम ऑक्साइड होता है नारंगी लाल कलर का। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट ये होता है प्रदीप्तिशील पीला। गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ कसियस रूबी जैसा लाल होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड ये चटक लाल होता है। क्यूप्रिक लवण जो कि पीकॉक नीला कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हरा एवं हरा पीला रंग का होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड में बैगनी एवं हल्के गुलाबी रंग का होता है। क्यूप्रस लवण लाल रंग का होता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला रंग होता है। कार्बन कहरुबा जैसे होता है। रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र की बात करें तो व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO क्या आता है CO3। उसके बाद आता है थोड़ा एरो वाला कर लेते हैं, ठीक रहेगा। Na2CO आज फिर से पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चिली साल्टपेटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सुहागा बोरेक्स हो जाएगा इसका रासायनिक नाम, इसका हो जाएगा Na2B4O7 × 10H2O। सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ग्लोबल साल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट
H2O3 इंटू 5H2O। माइक्रोकॉस्मिक लवण सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2H2O3 इंटू 5H2O। ठीक है, इसके बाद जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, उल्टा पढ़ दिए एक बार, फिर से पढ़ते हैं। हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट, इसका हो जाएगा Na2SO2 H2O3 इंटू 5H2O। और माइक्रोकॉस्मिक लवण सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन फॉस्फेट NaH4 प्लस HPO4। इसको थोड़ा सा इरेज करके अब थोड़ा फ्रेश से पढ़ते हैं। माइक्रोस्मिक लवण सोडियम अमोनिया हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका रासायनिक नाम है NaNH4 प्लस HP4। फिटकरी का पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट सोडा का। और KNO3 इसका रासायनिक नाम है, सूत्र है KNO3। नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्रोम एलम पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इंटू Cl। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 2CaSO4 इंटू H2O। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। नौसादार अमोनिया क्लोराइड होता है NH4Cl। लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लिथार्च लेड ऑक्साइड PbO। गिलेना लेड सल्फाइड होगा, इसका फॉर्मूला लेड सल्फाइड PbS। लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड Pb3O4। सफ़ेद लेड बेसिक लेड कार्बोनेट 2PbCO3 इंटू PbOH2। नमक का अम्ल हो जाएगा सफ़ेद अम्ल हो जाएगा बेसिक लेड कार्बोनेट। ठीक है, नमक अम्ल हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सोडिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। म्यूरेटिक अम्ल का हो जाएगा आपका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑयल ऑफ विट्रियोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है HNO3 प्लस HCl 1:1:3 में होता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड वो हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है CO प्लस H2O। जल गैस होता है CO प्लस H2 का मिश्रण, बहुत पूछा जाता है। ओलियम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO7। बॉक्साइड होता है हाइड्रेटस एल्यूमिना, इसका हो जाएगा Al2O3 इंटू 2H2O। सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड AgCl। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ब्लैक जिंक सल्फाइड ZnS। सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O। चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड ZnO। क्विक सिल्वर मरकरी Hg। केलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड, इसका हो जाएगा Hg2Cl2। इसके बाद जो है क्विक सिल्वर मरकरी Hg। केलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। केरोसिव सब्लिमेंट मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। वर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल ड्यूटेरियम D। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का कहते हैं काम्ब्रिडम कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड SiC। आर्सेनिक हाइड्रेट AsH3। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O।
लिथोपोन जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण ज़ेडएनएस प्लस BaSO4 ज़ेडएनएस प्लस BaSO4। प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस, और ये होता है इसका CO+N2 होता है इसका रासायनिक सूत्र है। मार्स गैस जिसे मीथेन भी कहते हैं CH4। गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन का इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6 फोस्जीन का रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH। कार्बोलिक अम्ल फिनोल C6H5OH। एल्कोहल इथाइल एल्कोहल C2H5OH। वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल CH3OH। मंड स्टार्च C6H10O5। TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन C6H3NO2 का होल 3। मंड का हो जाएगा स्टार C6H10O5। TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन C6H3NO2 का होल 3। TNT हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटोल्बिन C6H2CH3NO2 का होल 3। इसका हो जाएगा आपका रासायनिक सूत्र है। अंगूर का रस हो जाएगा ग्लूकोज ठीक है। अंगूर का रस हो जाएगा ग्लूकोज, इसका रासायनिक नाम ये हो जाएगा C6H12O6। फॉर्मेलिन हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड का 10% विलयन SCHO। फ्रियोन डाइफ्लोरोकार्बन हो जाएगा इसका CF2Cl2। यूरिया का हो जाएगा कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम, इसका सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। यूरिया का H2NCONH2 भी होता है, एक ही बात है। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन रासायनिक नाम, सूत्र हो जाएगा CHCl3। आइडोफॉर्म ट्राइआइडोमीथेन CHI3। पायरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। फिनोल हाइड्रोक्सीबेंजीन C6H5OH। उसके बाद है मिक हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका क्या है तो नाम है रासायनिक नाम मिथाइल आइसोसाइनेट मिक का CH3NC इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट इसका हो जाएगा Na2SiO3। जंग का हो जाएगा फेरिसोफेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ये क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है कि ऑल अंडर 9 आर आस्क्ड इन 15, 4, 18 क्वेश्चन 49। ये सारा क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है, जो भी अंडर 9 क्वेश्चन किया गया सब क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटते हैं। टॉपिक है आपका अनुबंधीय उपांगी और अक्षीय। अनुबंधीय उपांगी यानी एपेंडिकुलर, यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होता है। इसकी कुल संख्या 126 होती है। अब किस तरह से 126 होती हैं आपको याद रखिए कि हाथ में टोटल 60 हड्डी होती हैं, 30 यानी एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30। ह्यूमरस यानी ऊपरी बाहु में 1, रेडियस यानी अग्रबाहु में 1, अल्ना यानी अग्रबाहु में 1, कार्पल यानी कलाई में 8, मेटाकार्पल यानी हथेली में 5 और फ्लेंजेज यानी अंगुलियां में 14। इस तरह से होती है 30 और 30 हो जाएगा 60। पैर में भी आपको 60 हड्डी होती है। फीमर यानी जांग की हड्डी में 1, पेटला यानी घुटना में 1, टिबिया यानी पिंडली में 1, फिबुला पिंडली में 1, टार्सल यानी टखना या एड़ी में 7, मेटाटार्सल में तलवा में 5, फ्लेंजेज यानी अंगुलियां में 14। इस तरह से होती है 30 और 30 हो जाती है 60। पैल्विक श्रेणी मेखला में होती है 2। कैल्विकल अंश मेखला में भी होती है 2 हड्डियाँ। एस्केपुला अंश मेखला में होती है 2 हड्डियाँ। दूसरा आपका आती है एक्सियल यानी अक्षीय। ये शरीर के बीचों बीच पाई जाती है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। इसकी कुल संख्या 80 होती है। सिर यानी हेड, खोपड़ी यानी शकल में 29 हड्डियाँ होती है। अब बात करते हैं कपाल में 8 हड्डियाँ। ऑक्सीपिटल में 1, पेराइटल में 2, टेप्रोल में 2, फ्रंटल में 1, एथोमाइड में 1 और स्फिनोइड में होती है 1 हड्डियाँ।
फेशियल यानी चेहरा, चेहरा में मात्र 14 हड्डियाँ होती है। नेजल में 2 हड्डियाँ होती है। टर्बाइनल में 2 हड्डियाँ होती है। लैक्राइमल में 2 हड्डियाँ होती है। वोमर में 1 हड्डियाँ होती है। जागोमेटिक में 2 हड्डियाँ होती है। मैगजिल में होती है 2 हड्डियाँ। पेलेटाइन में होती है 2 हड्डियाँ। मैंडिबल में होती है 1 हड्डियाँ। मैंडिबल में होती है 1 हड्डियाँ। कर्णस्थि, कान में 6 हड्डियाँ होती है। मेलियम्स, इनकस, स्टेपिस। मेलियम 2, इनकस 2 और स्टेपिस 2, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। हाइड बोन यानी एक मात्र स्वतंत्र हड्डी होती है। हाइड बोन 1 होती है। बी में है आपका केसोरिक दंड, मेरुदंड, नर्वल कॉलम, यानी टोटल इसमें 26 होती है। केसोरिक दंड यानी मेरुदंड में टोटल 26 बोन होती है। गर्दन में होती है 7 हड्डियाँ। वक्ष में होती है 12 हड्डियाँ। कटी यानी उसमें 5 हड्डियाँ। सेक्रम में होती है 1। पृक्ष अनुतरिक में होती है 1 हड्डियाँ। एस्टर्नम में होती है 1 हड्डियाँ। पसलिया में, रिब्स में होती है 24 हड्डियाँ। सिर में 29 होती है। खोपड़ी में 22 होती है। कपाल में 8 होती है। सिर में होती है आपके 29 हड्डियाँ, याद रखिएगा। सिर में 29, खोपड़ी में 22, कपाल में 8। खोपड़ी में होती है कपाल प्लस चेहरा। खोपड़ी में क्या मतलब कपाल और चेहरा मिलके मतलब टोटल तो 8 + 14 होती है 22 हड्डियाँ। खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। सिर में टोटल 29 हड्डियाँ। अब बात करते हैं सिर का। सिर खोपड़ी प्लस कर्णस्थी प्लस हाइड बोन मतलब मिलता है टोटल, यानी 22 हो गया आपका खोपड़ी का, 6 हो गया कर्णस्थी, हाइड बोन हो गया 1 जो कि स्वतंत्र रहती है। इसीलिए तो पूरे सिर में होता है आपका 29। संध्या यानी जॉइंट्स की बात करें तो कंकाल में वह स्थान जहाँ पर अस्थियाँ मिलकर हिलडुल सकती है संधि कहलाती है। संधि बनाने वाले प्रत्येक अस्थि के सिरे पर उपास्थि की एक परत होती है तथा दोनों अस्थियों के मध्य गुहा होती है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक द्रव भरा रहता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। संध्या यानी ज्वाइंट के प्रकार। गति के प्रकृति के आधार पर संधियाँ 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। संधि यानी ज्वाइंट्स। पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि 3 प्रकार के होते हैं: परफेक्ट ज्वाइंट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट और फिक्स ज्वाइंट। अब बात करते हैं परफेक्ट ज्वाइंट की। परफेक्ट ज्वाइंट भी आपके प्रकार दिया गया है: कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि, कब्जा संधि जिसे बोलते हैं, खुट्टी संधि, ग्लाइडिंग संधि और सैंडल संधि। पूर्ण संधि यानी परफेक्ट ज्वाइंट की बात करें तो यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार के होते हैं: कंदुक खलिका संधि, बैलेंड स्कॉट ज्वाइंट। इस प्रकार के संधि में एक गुहा खाली जगह में होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसे ऊपरी भाग में गोल होता है। यह सभी दिशा में घूम सकती है जैसे कि पेल्विक, फीमर, स्क्यूपुला, ह्यूमर। हिप्स या कब्जा संधि की बात करें तो इस प्रकार के संधियों की अस्थियां केवल एक दिशा में मोड़ी जा सकती है जैसे कि कोहनी एवं घुटने की संधि। खूंटी संधि यानी पिवियट जॉइंट। इस प्रकार के संधि में एक अस्थि खूंटे के आकार में स्थित होती है तथा दूसरी अस्थि इसके ऊपर हिलडुल सकती है जैसे कैसरुक दंड का ऊपरी भाग एट्रस तथा निचला भाग होता है। ग्लाइडिंग संधि यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट है ना। इस प्रकार के संधि में अस्थियां एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है जैसे कि कार्पल और टार्सल। सैंडल संधि या बॉल एंड सॉकेट में होता है। बॉल एंड सॉकेट इसको बोल सकते हैं। बनावट के अनुसार अस्थियों के प्रकार अब देखते हैं। नहीं, पर सैंडल संधि के बारे में देखते हैं पहले। सैंडल संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ही एक समान होती है किंतु यह निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है जैसे क्या होता है अंगूठा। अपूर्ण संधि, इम्परफेक्ट ज्वाइंट की बात करें, इस प्रकार के संधि में अस्थियों के बीच सिनोवियल संपुट और लिगामेंट्स नहीं पाए जाते हैं। यह संधि में पाए जाने वाला अस्थियां में थोड़ी सी गति देखने को मिलती है जैसे कि पसली, कैसरुक दंड, ब्लैक बोन। अचल संधि यानी फिक्स ज्वाइंट की बात करें तो इस प्रकार के संधि में संबंध अस्थियां बिल्कुल हिलडुल नहीं सकती। इस प्रकार की संधि अस्थियां एक दूसरे के काफी निकट होती है जैसे कि खोपड़ी, शकल तथा दांत की अस्थियां। बनावट के अनुसार अस्थियों के प्रकार की बात करें, बनावट के अनुसार फ्लैट बोन, चपटी अस्थि से बोलते हैं। यह अस्थि शरीर के आंतरिक भाग की रक्षा करता है जैसे कि पसली, खोपड़ी और स्केपुला। लॉन्ग बोन यानी लंबी संधि, यह शरीर के भार को रोकती है जैसे कि हाथ और पैर की संधि। छोटी अस्थि, यह शरीर के अस्थायित्व प्रदान करती है शरीर को जैसे कि टार्सल और कार्पल्स। उसके बाद आपका इरेगुलर बोन्स यानी अनियमित अस्थि। इस प्रकार की क्या कहते हैं कि आपको दिया गया इरेगुलर बोन्स
यानी अनियमित अस्थि। इस प्रकार इसका आकार जो है ना अलग अलग होता है, जैसे केसरुक दंड की संधि अस्थि। इसके बाद है सीमोइड बॉन्ड, सिसमोइड बॉन्ड अस्थि। यह उपास्थि कार्टिलेज का ही एक कठोर रूप होता है, जैसे कि पटेला। सीमोइड अस्थि क्या होता है? यह उपास्थि का ये कठोर रूप होता है, जैसे कि पटेला। अस्थि कोशिका यानी बॉन्ड सेल। अस्थि कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिका को खाकर खत्म करता है, जिसे बॉन ईटिंग सेल कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट, यह अस्थियों का निर्माण करता है अतः इसे बॉन फॉर्मिल कॉल कहते हैं। ओस्टियोकास्ट, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसे मैच्योर सेल कहते हैं। नोट: मनुष्य का कंकाल तंत्र 206 अस्थियों एवं कुछ उपास्थियों का बना होता है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है। जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियाँ होती है। अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव कैल्शियम फास्फेट होता है। यह मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन अस्थि का ही लगभग 33% बनाती है। कोलेजन प्रोटीन। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि फीमर, जांघ की अस्थि तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपस जो कि कान की होती है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने को लिगामेंट्स तथा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने को टेंडन कहते हैं। अस्थियों की समान बुद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस और वयस्कों में ओस्टियोमेलेवियस नामक रोग हो जाता है। हेल्थ एमनेस द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो अतिसार, जो कि एस्केरिस ल्यूब्रिकोड्रिस अंतःप्रजवी प्रोटोजोआ नोमेट की वजह से होता है, जो कि आंत में होता है। फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। फाइलेरिया ब्रेनोफप्टाई क्रेमी की वजह से होता है। पैर, वृषण कोष तथा शरीर के अन्य भाग में होता है। ठीक है, आगे टॉपिक मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग की बात करें तो वर्णाधनता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, इसमें रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, मतलब पुरुष में ज़्यादा होता है। स्त्री में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं। इससे इस रोग के वाहक स्त्रियां ही होती है। हीमोफीलिया, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 से घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होता है। ठीक है, इस रोग के वाहक स्त्रियां ही होती है। टर्नर सिंड्रोम, यह रोग स्त्रियों में होता है। यह रोग में से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। टर्नर सिंड्रोम में 44 + XO। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्त चपटा हो जाता है। जनांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वह बांझ हो जाती है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है। यह रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 47 या अधिक होती है। 47 या अधिक होती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इसमें रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। इससे रोग में ग्रसित जो पुरुष होते हैं नपुंसक होते हैं। डाउन सिंड्रोम की बात करें, डाउन सिंड्रोम के इसे ट्राइसोमो 21 के नाम से भी जाना जाता है। यह आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। इस रोग में ग्रसित रोग मंदबुद्धि। डाउन सिंड्रोम में आंखें टेढ़ी, जीभें मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाव सिंड्रोम, यह गुणसूत्र की असमानता कारण होने वाला एक सिंड्रोम है जिसमें शरीर की कुछ या सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र 13 से अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इस रोग में गुणसूत्र 13 की 3 प्रतियां होती है, जिस कारण से गुणसूत्र की कुल संख्या 47 हो जाती है। इसमें रोगी का ऊपरी का ओठ जो है ना बीच में कट जाता है तथा तालु का दरार यानी क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो जाता है। कैंसर, मनुष्य के शरीर के किसी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इस अनियंत्रित कोशिका वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी, रेडोन गैस कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। रेडोन गैस कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
कार्सिनोमास, कार्सिनोमास कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका कार्सिनोमास उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होता है, उसमें होता है कैंसर के 4 प्रकार के होते हैं। सार्कोमास उत्पत्ति संयोजी ऊतकों से, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों से। ल्यूक्यूमियास, ल्यूक्यूमियास ल्यूकोमाइट्रस में असमान बुद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास, लिम्फोमास लसिका, गांठों एवं पीलिया में होता है। स्ट्रॉन्शियम 90, स्ट्रॉन्शियम 90 रेडियो सक्रिय के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। स्ट्रॉन्शियम 90 रेडियो सक्रिय के कारण जो है ना, याद रखिएगा, अस्थि कैंसर होता है। एड्स जांच की विधि बहुत बार पूछा जाता है। एड्स जांच की 5 विधियां हैं। एलिसा टेस्ट एड्स जांच के लिए होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे। उसके बाद वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, HIV-24 एंटीजन PCR, HIVP-24 एंटीजन, CD4 काउंट चौथा, और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट RNA और DNA में होता है। 5 प्रकार के एड्स की जांच की जाता है। एलिसा टेस्ट, वेट्स ब्लास्ट टेस्ट, HIV-24 एंटीजन PCR टेस्ट या HIVP-24 एंटीजन टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट RNA और DNA में होता है। और देखिए इसके बाद ख़त्म होता है। भाग कौन सा था तो बता देते हैं आपको। भाग 8 था। आज से बड़ी है, ये थोड़ा सा बड़ी हो गया है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही बड़ी है, थोड़ा सा स्पीड इसीलिए खींचता है कि जल्दी हो जाएगा। भाग 8 यानी 9 से लेकर 18 तक अभी बची हुई है, और 5 से 6 भाग ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे हैं, इसीलिए बहुत जल्द ही कवर हो जाएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।